हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमिता और मैं लेकर आ गई हूँ आज फिर से एक नया वीडियो लेक्चर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में नागार्जुन जी की जो कविता लगी हुई है यूजीसी के सिलेबस में, उसके बारे में बात करेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। नागार्जुन जी की कितनी कविताएं लगी हुई है सिलेबस में? 6 कविताएं लगी हुई है, ठीक है। लेकिन आज हम इस वीडियो में 3 कविताओं को ही पढ़ेंगे। कालिदास कविता, बादलों को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद। इन 3 कविताओं को आज हम इस वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। और जो 3 कविताएं हैं कौन कौन से हैं? मनुष्यों हूं मैं, खुरदुरे पैर और शासन की बंदूक। इन 3 कविताओं को हम अगले वीडियो लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। कालिदास कविता सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह में संग्रहित है। किसमें संग्रहित है? सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह में संग्रहित है। और कब संग्रहित किया गया? 1959 में, ठीक है। कालिदास कविता सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह में 1959 में संग्रहित किया गया। इसके बाद जो बादलों को घिरते देखा है कविता है, यहाँ योगधारा काव्य संग्रह में संग्रहित किया गया। किस काव्य धारा में संग्रहित किया गया? योगधारा काव्य संग्रह में संग्रहित किया गया। और कब किया गया? 1953 में किया गया, ठीक है। आगे है अकाल और उसके बाद। अकाल और उसके बाद कविता सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह में संग्रहित किया गया है। और कब किया गया है? 1959 में किया गया है। अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है लिखी हुई तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कहीं अच्छे से अच्छा कॉपी बनाकर उसमें लाइन से लिख ले, ताकि बाद में आप अच्छे से रिवीजन कर सको। और एक बात, अगर एक बार वीडियो देखने से आपको ये सारी बातें याद नहीं रह रही है तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर रिवाइज करके देखें या सुने। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं और ईयरफोन लगा के आपने छोड़ दिया, तो क्या होगा? आप सुनते रहोगे 2 बार 3 बार, बार बार जब चीजों को सुनोगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम इन 3 कविताओं को समझते हैं। कालिदास कविता, बादलों को घिरते देखा है कविता, अकाल और उसके बाद, ठीक। इनके काव्य संग्रहों को भी याद रखना जरूरी है क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने रखा है। और कब संग्रहित किया गया है यहाँ भी पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। आगे है नागार्जुन। तो हम पहले लेखक जो है नागार्जुन जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। इनका जन्म 30 जून 1911 को हुआ था। कब हुआ था? 30 जून 1911 को। और इनकी मृत्यु कब हुई? 5 नवंबर 1998 को। कब हुआ? 5 नवंबर 1998 के। 3 जून 1911 को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 5 नवंबर 1998 को हुआ था नागार्जुन जी का, ठीक है। आगे नागार्जुन जी का जन्म वर्तमान मधुबनी जिले के सतलखा गांव में। कहा? मधुबनी जिला। कौन सा जिला? मधुबनी जिला के सतलखा गांव में हुआ था, ठीक है। यहाँ उनका ननिहाल था। नागार्जुन का पैतृक गांव जहाँ उनका जन्म हुआ था, उनका वो ननिहाल था, अर्थात ननिहाल में उनका जन्म हुआ था, ठीक। आगे है नागार्जुन का पैतृक गांव, ठीक, पिता का गांव। नागार्जुन का पैतृक गांव वर्तमान दरभंगा जिले का तरौना ग्राम है। कहा? दरभंगा जिला। कौन सा जिला? दरभंगा जिले का तरौना ग्राम है। उनका जहाँ जन्म हुआ था वो जिला है मधुबनी जिला। कौन सा जिला है? मधुबनी जिला। और उनका जो पैतृक ग्राम है उसका जिला है दरभंगा। जहाँ उनका जन्म हुआ था, नाना नानी का घर अर्थात ननिहाल है, उस गांव का नाम है सतलखा। कौन सा गांव है? सतलखा। और उनके पैतृक गांव का नाम है तरौनी ग्राम। कौन सा ग्राम? तरौनी ग्राम। आगे है पिता का नाम। नागार्जुन जी के पिता का क्या नाम था? गोकुल मिश्रा। क्या नाम था? गोकुल मिश्रा। माता का नाम उमा देवी, ठीक। नागार्जुन जी के पिता का नाम गोकुल मिश्रा और माता का नाम उमा देवी, ठीक है। आगे है नागार्जुन के बचपन का नाम। बचपन का सबका एक नाम होता है, निकनेम जिसको बोलते हैं। तो नागार्जुन जी के बचपन का नाम ठक्कन मिसिर था। क्या था? ठक्कन मिसिर। अगर पूछा जाए पेपर में कि नागार्जुन जी के बचपन का क्या नाम था
तो आप क्या बताएंगे, ठक्कन मिसिर। किस पे टिक लगाएंगे, ठक्कन मिसिर पे। नागार्जुन जी का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। यह है वास्तविक नाम, नागार्जुन जी का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ठीक, वास्तविक नाम किसको कहेंगे, जैसे कि हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहां पे जो नाम दिया जाता है वो कौन सा नाम है, वास्तविक नाम। और जो बचपन का नाम जो घर में बुलाया जाता है वो है ठक्कन मिसिर। वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। हिंदी में वे नागार्जुन नाम से लिखते थे। किस नाम से अपनी रचनाएं लिखते थे, नागार्जुन नाम से रचनाएं लिखते थे। और मैथिली में यात्री नाम से रचनाएं लिखते थे। रचना लिखने के बाद लेखक का नाम देना होता है तो मैथिली में वो क्या नाम देते थे, अपना यात्री। और हिंदी में जब कोई रचना करते थे तो उसमें अपना नाम क्या देते थे, नागार्जुन। और आगे संस्कृत में चाणक्य उपनाम से रचना लिखते थे। और संस्कृत में जब वो कोई रचना लिखते थे तो किस नाम से लिखते थे, चाणक्य उपनाम से रचना लिखते थे। ठीक है, आगे है भाषा। भाषा में देखते हैं क्या है, प्राचीन पद्धति से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने वाले बाबा नागार्जुन हिंदी, मैथिली, संस्कृत, बंगला में अपनी कविताएं लिखते थे। कौन कौन सी भाषा में, हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बंगला। 4 भाषा हो गया, हिंदी, मैथिली, संस्कृत, बंगला। कौन कौन सा, हिंदी, मैथिली, संस्कृत, बंगला में अपनी रचनाएं लिखते थे। मैं 4-5 बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि सुन सुन के आपको याद हो जाए। आगे है नागार्जुन की पहली कविता। अब यहाँ पे आ गया है नागार्जुन जी की पहली कविता। पेपर में पूछा जाता है लेखक के नाम देकर कि इनकी पहली कविता कौन सी है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि नागार्जुन जी की पहली कविता कौन सी है तो आप क्या बताओगे, राम के प्रति। और कब की है, 1935 की। राम के प्रति 1935। और किसमें प्रकाशित हुआ था, विश्व बंधु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, किसमें प्रकाशित हुआ था, विश्व बंधु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, राम के प्रति। और 1935 राम के प्रति जो रचना है नागार्जुन जी की 1935 में विश्व बंधु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और यहाँ इनकी पहली कविता है। ठीक, इनकी प्रथम मैथिली कविता बुकलेट है। और इनकी जो प्रथम मैथिली कविता है वह कौन सी है, बुकलेट है। मैथिली भाषा में जो इन्होंने पहली कविता रची है उसका क्या नाम है, बुकलेट। ठीक, याद हो गया। आगे देखते हैं उपन्यास। अब मैथिली शरण गुप्त जी की उपन्यास के बारे में हम लोग बात करेंगे। रतिनाथ की चाची नागार्जुन की उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास रतिनाथ की चाची नागार्जुन। उपन्यास बाबा बटेश्वर नाथ नागार्जुन। ठीक, रतिनाथ की चाची उपन्यास नागार्जुन। उपन्यास बाबा बटेश्वर नाथ नागार्जुन। दुख मोचन, उपन्यास दुख मोचन, लेखक नागार्जुन। उपन्यास दुख मोचन, लेखक नागार्जुन। बल चमना, उपन्यास नागार्जुन। वरुण के बेटे, उपन्यास नागार्जुन। नई पौधे, उपन्यास नागार्जुन। और एक बार देख लेते हैं उपन्यास को। रतिनाथ की चाची उपन्यास नागार्जुन। बाबा बटेश्वर नाथ उपन्यास नागार्जुन। दुख मोचन उपन्यास नागार्जुन। बल चमान उपन्यास नागार्जुन। वरुण के बेटे उपन्यास नागार्जुन। नई पौधे उपन्यास नागार्जुन। याद हो गया। और आप इन चीजों को लिख भी ले साथ के साथ वीडियो को पॉज करके। कविता संग्रह कौन कौन सा है यह भी देख लेते हैं हम। युग धारा कविता संग्रह 1935, यह किसका है, नागार्जुन का। हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे ताकि बिल्कुल दिमाग में चीजें बैठ जाए, ताकि पेपर के समय बिल्कुल ना भूले। युग धारा कविता संग्रह 1953 नागार्जुन जी का है। सतरंगे पंखों वाली कविता संग्रह 1959, यह भी नागार्जुन जी का है। प्यासी पथराई आंखें 1962 कविता संग्रह नागार्जुन जी का है। कौन सी कविता, प्यासी पथराई आंखें 1962 नागार्जुन जी की है। तालाब की मछलियां कविता संग्रह 1974 नागार्जुन जी का है।
तालाब की मछलियां कविता संग्रह 1974 नागार्जुन जी का है। खिचड़ी विप्लव, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, खिचड़ी विप्लव देखा हमने कविता संग्रह 1980, यहाँ भी नागार्जुन जी का है। तुमने कहा था, तुमने कहा था 1953, यहाँ भी नागार्जुन जी का है। तुमने कहा था कविता संग्रह नागार्जुन जी का है। हजार हजार बाहों वाली, हजार हजार बाहों वाली कविता संग्रह 1981, कब की है? 1981, नागार्जुन जी का है। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने कविता संग्रह 1982, कब का है? 1982 का, नागार्जुन जी का। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने कविता संग्रह 1982, नागार्जुन जी का है। पुरानी जूतियों का कोरस, पुरानी जूतियों का कोरस 1983, नागार्जुन जी का है कविता संग्रह। पुरानी जूतियों का कोरस कविता संग्रह 1983, नागार्जुन जी का है। रत्न गर्भ 1984, कौन सा कविता संग्रह? रत्न गर्भ कविता संग्रह, रत्न गर्भ कविता संग्रह 1984, यह भी नागार्जुन जी का है। ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या कविता संग्रह 1985, यह भी नागार्जुन जी का है। इस गुब्बारे के छाया में, इस गुब्बारे के छाया में कविता संग्रह 1990, यह भी नागार्जुन जी का है। इस गुब्बारे के छाया में कविता संग्रह 1990, यह भी नागार्जुन जी का है। भूल जाओ पुराने सपने, क्या? भूल जाओ पुराने सपने कविता संग्रह 1994, कब की है? 1994 की है। और कौन सी कविता संग्रह है? भूल जाओ पुराने सपने 1994, किसकी है? नागार्जुन जी की है। पका है यह कटहल, पका है यह कटहल कविता संग्रह, यह भी नागार्जुन जी का है। अपने खेत में, अपने खेत में 1997, कब की है? अपने खेत में 1997, कौन सा कविता संग्रह? अपने खेत में कविता संग्रह 1997, नागार्जुन जी का है। मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा कविता संग्रह किसका है? नागार्जुन जी का है। तो मैं यहाँ मान के चल रही हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बार सरसरी नजर से देख लेते हैं। युगधारा कविता संग्रह 1953, नागार्जुन। सतरंगे पंखों वाली कविता संग्रह 1959, नागार्जुन। प्यासी पथराई आंखें 1962, नागार्जुन। तालाब की मछलियां कविता संग्रह 1974, नागार्जुन। खिचड़ी पल्लव देखा हमने कविता संग्रह 1980, नागार्जुन। तुमने कहा था कविता संग्रह 1953, नागार्जुन। हजार हजार बाहों वाली कविता संग्रह 1981, नागार्जुन। आखिर ऐसा क्या हम कह दिए, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने कविता संग्रह 1982, नागार्जुन। पुराने जूतियों का कोसर कविता संग्रह 1983, नागार्जुन। रत्न गर्भा, रत्न गर्भा कविता संग्रह 1984, नागार्जुन। ऐसा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या 1985, नागार्जुन। इस गुब्बारे के छाये में कविता संग्रह, इस गुब्बारे के छाये में कविता संग्रह 1990, नागार्जुन। भूल जाओ पुराने सपने, भूल जाओ पुराने सपने कविता संग्रह 1994, नागार्जुन। पका है यह कटहल कविता संग्रह, नागार्जुन। अपने खेत में कविता संग्रह, अपने खेत में कविता संग्रह 1997, नागार्जुन। मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा कविता संग्रह, नागार्जुन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम खंड काव्य, खंड काव्य में है भस्मासुर खंड काव्य, नागार्जुन का है। कौन सा खंड काव्य? भस्मासुर खंड काव्य, नागार्जुन। और भूमिज्ञा 1994, भूमिज्ञा खंड काव्य और भस्मासुर खंड काव्य, दो ही खंड काव्य दिया गया है। भस्मासुर खंड काव्य, नागार्जुन। भूमिज्ञा खंड काव्य, नागार्जुन 1994। आगे है सम्मान, कौन सा सम्मान मिला है इन्हें? मैथिली काव्य संग्रह और पत्रहीन नग्न छाया, मैथिली काव्य संग्रह और पत्रहीन नग्न छाया 1967 के लिए साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया।
ठीक है। कौन सा सम्मान मिला है? साहित्य अकादमी सम्मान मिला है। किसके लिए? मैथिली काव्य संग्रह और पत्रहीन नग्न गाछ, पत्रहीन नग्न गाछ के लिए। ठीक। आगे है नागार्जुन प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि में से है। नागार्जुन को किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? तो नागार्जुन जी को प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। आगे है शैलेंद्र चौहान के अनुसार। किसके अनुसार? शैलेंद्र चौहान के अनुसार नागार्जुन सही अर्थों में भारतीय मिट्टी से बने आधुनिकतम कवि हैं। नागार्जुन सही अर्थ में भारतीय मिट्टी से बने आधुनिक कवि है। किसका कथन है? शैलेंद्र चौहान के अनुसार। आगे है प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने इन्हें जन कवि कहा है। अगर पूछा जाए कि नागार्जुन जी को जन कवि किसने कहा है, तो प्रोफेसर पांडे जी ने। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने जन कवि कहा है। ठीक है। आगे अब कालिदास कविता के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे मोटा मोटा ले लेते हैं कि कालिदास जो कविता है वह किस बारे में है, किस प्रकार से यह कविता है और क्यों लिखा है लेखक ने। तो हम थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, फिर आगे जाके हम कालिदास कविता को पढ़ेंगे। तो नागार्जुन जी की कालिदास कविता सतरंगे पंखों वाली कविता संग्रह में संकलित है। ठीक है, यह बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कालिदास कविता का सार। अब यहाँ से देखते हैं कालिदास कविता का सार। इस कविता में नागार्जुन संस्कृत के महाकवि कालिदास के माध्यम से, किसके माध्यम से? संस्कृत के महाकवि कालिदास के माध्यम से कविता की रचना की बात करते हैं। कालिदास जी अपने काव्यों में जिन पात्रों की पीड़ा को अपने हृदय में अनुभव किया, उन्हीं पात्रों का उदाहरण नागार्जुन ने दिया है। कालिदास कविता का प्रथम अनुच्छेद रघुवंश महाकाव्य के प्रसंग पर आधारित है। कालिदास कविता का प्रथम जो अनुच्छेद है, यह जो नागार्जुन जी का कालिदास कविता है, इसका जो प्रथम अनुच्छेद है रघुवंश महाकाव्य के प्रसंग पर आधारित है। किस पर आधारित है? रघुवंश महाकाव्य के प्रसंग पर आधारित है। पहला प्रसंग इसमें क्या है? रघुवंश महाकाव्य के प्रसंग पर आधारित है। यहाँ देखिए पहला प्रसंग है। फिर आगे देखिए, कालिदास यह सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक पर अज रोया या तुम रोए थे। ठीक। महाराज अज की पत्नी, यहाँ जो सच सच बतलाना और ये जो महाराज वाली बात है, यहाँ कालिदास ने अपने समय में जो रचना की थी उसी में से कुछ तथ्यों को निकालकर नागार्जुन जी उस कालिदास जी से प्रश्न कर रहे। ठीक। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि महाराज अज की जो पत्नी है इंदुमती के मृत्यु शोक में जिस तरह से आपने विलाप चित्रण किया है, यहाँ नागार्जुन कालिदास जी से पूछ रहे हैं कि महाराज अज की पत्नी इंदुमती के मृत्यु शोक में जिस तरह से आपने विलाप चित्रण किया है, वास्तव में वह अज का विलाप था या उनका दुख तुमने अर्थात कालिदास तुमने अपने भीतर धारण किया था। तुम्हारा यह विरह वर्णन देखकर तो यही महसूस होता है कि मानो महाराज अज के आंसू नहीं होकर तुमने ही उनकी जगह आंसू बहाए थे। ये सारी बात नागार्जुन जी कालिदास से कह रहे अपनी रचना में। ठीक। मानो कि महाराज अज के आंसू नहीं होकर तुमने ही उनके जगह आंसू बहाए थे। ठीक। पहला प्रसंग याद रखना, रघुवंश महाकाव्य के प्रसंग पर आधारित है पहला प्रसंग। आगे है दूसरा प्रसंग कुमार संभव महाकाव्य से है। कहाँ से है? कुमार संभव महाकाव्य से लिया गया है दूसरा प्रसंग। यहाँ भी देखते हैं कि घृत मिश्रित सूखी समिधासम, घृत यानी घी, घृत मिश्रित सूखी समिधासम, कामदेव जब भस्म हो गया, रति रोई या तुम रोए थे। रति कौन है? कामदेव की स्त्री है, पत्नी है। तो रति रोई या तुम रोए थे, यह प्रश्न कौन कर रहा है? नागार्जुन जी कर रहे। किससे? कालिदास जी से। इस प्रसंग में असुरों के वध हेतु शिव जी के पुत्र की आवश्यकता थी। ठीक है। सती के दाह के पश्चात शिव जी वैराग्य होकर समाधि में लीन हो गए थे, इसलिए सभी कामदेव ने
इसलिए सभी देवताओं ने शिव की समाधि तोड़ने और उनके काम भावना को जगाने के लिए प्रेम के देवता कामदेव को शिव जी के पास भेजा। कामदेव ने शिव जी की तपस्या भंग कर दी। कामदेव ने शिव जी की तपस्या भंग कर दी, परंतु स्वयं उनके क्रोध के पात्र बन गए। कौन? कामदेव। शिव जी की तीसरी आंख से निकली ज्वाला में कामदेव के जलकर भस्म होने पर उनकी पत्नी का रुदन क्रंदन सुनकर क्या तुमने अपने आंसुओं से आंखें नहीं धोई थी? अर्थात रति के दुख का जो वर्णन तुमने काव्य में किया है, उसे पढ़कर तो यही कहा जा सकता है कि रति की पीड़ा को तुमने हृदय की गहराइयों तक अनुभव किया था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह आंसू रति के नहीं होकर तुम्हारे ही थे। यहाँ कौन पूछ रहा है? नागार्जुन जी पूछ रहे कालिदास से कि तुमने जो अपनी रचना में रति के रुंदन का वर्णन किया है, क्या वह रति रो रही थी या तुम रो रहे थे? ठीक, ये दूसरा प्रसंग हो गया, कुमार संभव महाकाव्य से लिया है। आगे तीसरा, 3 ही प्रसंग लिया है कालिदास जी के ग्रंथ से नागार्जुन जी ने। तो तीसरा प्रसंग है मेघदूत महाकाव्य। कहाँ से लिया है इन्होंने? मेघदूत महाकाव्य से लिया है। उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर रोया यक्षा तुम रोए थे। यहाँ पे तू नहीं होगा, तुम रोए थे। उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर रोया यक्ष या तुम रोए थे। यहाँ कौन सवाल कर रहा है? नागार्जुन जी कर रहे कालिदास से। मेघदूत रचना भी कालिदास जी की है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि यक्ष की तरह पीड़ा को कालिदास ने भोगा था, तभी तो विरह काव्य लिख पाए थे। इस प्रकार नागार्जुन इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि कोई भी कवि जब दूसरे के भावों को अपने में धारण नहीं कर लेता, तब तक किसी दूसरे की व्यथा पीड़ा के विषय में नहीं लिख सकता। नागार्जुन की यह पंक्ति सुमित्रानंदन पंत की सार्थकता सिद्ध करती है। कौन सी पंक्ति नागार्जुन जी की? देखिए, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कालिदास कविता के बारे में, जिसके लेखक है नागार्जुन जी। ठीक, कालिदास कविता के लेखक कौन है? नागार्जुन जी हैं। अब हमने इनके सार को, इनके तथ्य को समझ लिया है कि किस बारे में यह कविता है और नागार्जुन जी ने यह कविता क्यों लिखा है और इसके जो पद है कहाँ से इन्होंने लिया है प्रसंग, सारी बातें हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। अब हम इस कविता को, इस पंक्तियों को बहुत आसानी से हम समझ लेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है नागार्जुन जी द्वारा कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। ठीक, अज की पत्नी थी इंदुमती। इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंद सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि रति जो है कामदेव की पत्नी है और इन्हें शिव जी ने क्यों भस्म किया, यहाँ भी हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे, वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का। यहाँ कहाँ से लिया गया है पंक्ति? यहाँ तीसरा प्रसंग पढ़ रहे हैं हम। कौन सा प्रसंग पढ़ रहे हैं? तीसरे प्रसंग में क्या था? मेघदूत। तो यहाँ जो पंक्ति है मेघदूत से लिया गया है। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा। देख गगन में श्याम घन घटा, विदुर यक्ष का मन जब उचटा। विदुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर। खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुभल शिखर पर। चित्रकूट से सुभल शिखर पर उस
बेचारे ने भेजा था, उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना। उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना। पर पीरा से पूर पूर हो, पर पीरा से पूर पूर हो, थक थक और चूर चूर हो, थक थक और चूर चूर हो, अमल धवलगिरी के शिखरों पर, अमल धवलगिरी के शिखरों पर विप्रवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, यक्ष रोया या तुम रोए थे। अमल धवलगिरी किसको कहा गया है यहाँ पे? हिमालय की जो चोटी है, जो सफेद बर्फ के चादर से ढकी होती है, उन्हें कहा गया है अमल धवलगिरी के शिखरों पर। प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। तो यहाँ पे हमारी जो कविता है समाप्त हो गई है, कालिदास कविता समाप्त हो गई। अब हम बढ़ते हैं दूसरी कविता की ओर। ठीक है, अगला कविता है हमारा बादलों को घिरते देखा है। कौन सा कविता है? बादलों को घिरते देखा है। यहाँ पे नागार्जुन जी की कविता है और यूजीसी के सिलेबस में है, आप लोगों को पता है। तो कविता को पढ़ने से पहले कविता के विषय में थोड़ी सी हम जानकारी पहले यहाँ पे आपको दे दे कि बादलों को घिरते देखा है नागार्जुन की एक उत्कृष्ट कविता है, जिसमें प्रकृति के सौंदर्य का मनोहर चित्रण किया गया है। प्रकृति के सौंदर्य की इसमें बात की गई है। नाम पढ़ के भी आपको समझ में आ गया कि बादलों को घिरते देखा है, तो प्राकृत बात होगी, यहाँ पे प्राकृत मनोहर की बात होगी। तो जिसमें प्रकृति के सौंदर्य का मनमोहन चित्रण किया गया है। यहाँ कविता उनके संग्रह युगधारा से ली गई है। कहाँ से ली गई है? युगधारा संग्रह से ली गई है और इसका मुख्य विषय मानसून के आगमन और प्राकृतिक परिवर्तन का वर्णन है। यह जो कविता है बादलों को घिरते देखा है, इसका मुख्य विषय मानसून के आगमन और प्राकृतिक परिवर्तनों का वर्णन है। ठीक, मानसून के आने से प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, उनका वर्णन इसमें किया गया है। आगे है कविता की शुरुआत में नागार्जुन हिमालय की चोटी पर बादलों के घिरने का दृश्य प्रस्तुत करते हैं। कविता की शुरुआत में याद रखना है, कविता की शुरुआत में नागार्जुन हिमालय की चोटियों पर बादलों को घिरने का दृश्य प्रस्तुत करते हैं। वह वर्णन करते हैं कि कैसे बादल धीरे धीरे आकाश में छा जाते हैं और बरसात की संभावना को जगाते हैं यह दृश्य अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है पंक्ति से सजीव हो उठता है। ठीक है, कविता में बादलों का घिरना, बारिश की बूंदों का मोती जैसे गिरना और मानसरोवर के कमलों पर पड़ना जैसा दृश्य अत्यंत प्रभावशाली ढंग से किया गया है। ये सारी जो बातें यहाँ पे कही जा रही है, यहाँ आपको पंक्ति में कविता में मिलेगा। कौन कौन सी बातें? बादलों का घिरना, बारिश की बूंदों का मोती जैसे चमकना या फिर गिरना, मानसरोवर के कमलों पर पड़ना जैसे दृश्य अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का बारीकी से चित्रण किया गया है, जिसमें हिमालय के ऊंचे पर्वत, देवदार के जंगल और विभिन्न रंग बिरंगे फूलों का वर्णन शामिल है। ठीक है, यहाँ कविता न केवल प्रकृति की सुंदरता को दर्शाती है, बल्कि उसमें छिपी हुई शक्तियों और रहस्यों का भी उजागर करती है। यह जो कविता है न केवल प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाती है, बल्कि उसमें छिपी हुई शक्तियों का भी उजागर करती है। अब आगे देखते हैं कविता में हम पहुंच गए हैं कि बादलों को घिरते देखा है कविता। अब हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो कविता के बारे में हमने एक मोटी जानकारी ले ली है। अब हम कविता को जैसे ही पढ़ेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा, पंक्ति हम अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है,
तो देखते हैं पंक्तियों को। अमल धवलगिरी के शिखर पर, अमल धवलगिरी हिमालय को कहा गया है, हमने पहले पढ़ा है इस बारे में। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादलों को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को। यहाँ भी हम बात कर चुके हैं, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम, मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। अब आसानी से समझ में आ रहा है क्योंकि हमने इनके बारे में पहले बात कर लिया है। बादलों को घिरते देखा है तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर, समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल, पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते, तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है, बादलों को घिरते देखा है। ठीक है, आगे ऋतु बसंत का सुप्रभात था, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद थी अनिल बह रहा, मंद मंद था अनिल बह रहा, वालारुण की मृदु किरणें थी, वालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही उनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चीर अभिशप्ति, बेबस उस चकवा चकवाई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीर शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कला छिड़ते देखा है, बादलों को घिरते देखा है। यहाँ पे बसंत ऋतु के शुभ प्रभात की बात करी जा रही है और मंद मंद हवा चल रही है, सुबह की जो रोशनी होती है उसकी बात हो रही है कि बालारुण की मृदु किरणें और जो पहाड़ों पर वो टकराती है तो ऐसा लग रहा है सोने की हो गई है शिखर, यानी पर्वत की, पर्वत सोने की होगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि सुबह की जो रोशनी होती है, किरणें होती है वो स्वर्णिम होती है। और क्या है कि यह जो चकवा चकवाई पक्षी है इनको एक अभिशाप मिला हुआ है कि ये पूरा दिन तो एक साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही निशा होगी, जैसे ही रात्रि का समय आएगा तो ये एक दूसरे से बिछुड़ जाएंगे, एक दूसरे से अलग रहेंगे, ये इनको चिरकाल से अभिशप्तित है, ठीक है, अभिशापित है। तो क्या हुआ, जब ये अलग होते हैं तो चकवा चकवाई क्रंदन करते रोते हैं, फिर जब सुबह होते हैं, सुबह होते ही ये दोनों चकवा चकवाई कहाँ मिलते, सरोवर के किनारे शैवालों की दरी पर, ठीक, प्रणय कला करते हुए देखा है। आगे है दुर्गम बर्फीनी घाटी में, कहा दुर्गम बर्फीनी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलग नाभि से उठने वाले निज के ही उन्माद परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादलों को घिरते देखा है। तो यह दुर्गम बर्फीली घाटियों पे शत सहस्त्र फुट ऊंचाई मतलब कई 100 फुट ऊपर जब क्या होता है, मृग जो है कस्तूरी मृग के नाभि से जब खुशबू निकलती है तो वो उन्माद हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं उन खुशबू के पीछे, और उस खुशबू को ढूंढने की कोशिश में वो पागलों की तरह इधर उधर घूमते हैं, और जब थक जाते हैं, खुशबू उन्हें नहीं मिलती कि कहाँ से आ रही है, तो वो चिढ़ जाते हैं। इसी बात को यहाँ पे कहा गया है। आगे कहा गया धनपति कुबेर, कहा गया धनपति कुबेर, वहां कहा गई उनकी वहां अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढता ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। कौन बताए वहां छाया में, कौन बताए वहां छाया में, बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। जाने दो यह कभी कल्पित था, जाने दो यह कभी कल्पित था। यह जो कभी कल्पित था, जाने दो, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया? कालिदास के
जो कालिदास जी ने, संस्कृत के महाकवि कालिदास जी ने जो पंक्ति लिखी थी, धनपति कुबेर के बारे में उन्होंने चर्चा किया, अलकाव के बारे में उन्होंने चर्चा किया। तो इन सारी बातों को उन कविता से उठाया गया कि कहा गया धनपति कुबेर वह, कहा गई उनकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के। यहाँ पे बताया गया नहीं ठिकाना कालिदास के, व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में, बरस पड़ा होगा न यही पर, जाने दो यह कभी कल्पित था। क्या बता रहे नागार्जुन जी कि जाने दो यह कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़े में, नागार्जुन जी कह रहे कि मैंने तो भीषण जाड़े में, नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर, नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर, महामेघ को झंझालिन से, महामेघ को झंझालिन से, गरज गरज भिड़ते देखा है, बादलों को घिरते देखा है। इस पंक्ति को कह रहे हैं कि यह कभी कल्पित था ऊपर वाला, और इन्होंने नीचे वाली पंक्ति में कहा कि मैंने स्वयं देखा है, अर्थात वो अपने आंखों देखे दृश्य को यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि मैंने तो भीषण जाड़े में, नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर, महामेघ को झंझालिन से, गरज गरज भिड़ते देखा है, बादलों को घिरते देखा है। अर्थात इनके कहने का मतलब कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। और कालिदास जी की जो कविता है इसमें क्या है, कल्पना है। आगे देखते हैं, शत शत निर्झर निर्झरणी कल, मुखरित देवदारू कानन में, शत शत निर्झर निर्झरणी मुखरित देवदारू कानन में, शोणित धवल भोजपत्रों से, शोणित धवल भोजपत्रों से, छाई हुई कुटी के भीतर, छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुघल गले में, गलों में, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों में कुवलर लटकाए, शत दल लाल कमल वेणी में, शत दल लाल कमल वेणी में, रजत रंजित मणि खची कला में, रजत रचित मणि खचित महाकला में, पान पान पात्र द्राक्षास पूरित रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपेटी पर, लोहित चंदन के त्रिपेटी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छलों पर, नरम निदाग बाग कस्तूरी मृग छालों पर, पथली मारे मदिराणु आंखों वाले उन उन्मुद किन्नर किन्नरियों की, मृदुल मनोरम मनोरम उंगलियों को बंशी पर फिरते देखा है, बादलों पर घिरते देखा है। तो किन्नरियों की जो वेशभूषा है उन उसके बारे में ऊपर वाली पंक्ति में बात की गई है यहाँ पर कि शत शत निर्झर निर्झरणी कल, मुखरित देवदारू कानन में, शोणित धवल भोजपत्रों से, छाई हुई कुटी के भीतर। कुटी कैसा है, शोभित भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले। कुन्नर कन्नरिया कैसे है, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुघड़ गालों में, कानों में कुवलय लटकाए, शत दल लाल कमल वेणी में, शत दल लाल कमल वेणी में, रजत रणित मणि खचित कला में, पान पात्र द्राक्षा सब पूरित रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपेटी पर, नरम निदाग का बाल कस्तूरी मृग छालों पर, पथली मारे मदिरारुण आंखों वाले उन्मद किन्नर किन्नरियों की, मृदुल मनोरम उंगलियों को बंसी पर फिरते देखा है, बादलों को घिरते देखा है। किन्नर किन्नरी एक जाति है, समूह है जो कि उत्तराखंड के क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कहा जाता है भेड़ बकरी चढ़ाते हैं या फिर बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, तो इनको किन्नर किन्नरी जाति है एक। आगे हम दूसरी कविता में आ जाते हैं। तो हमने 2 कविताएं कंप्लीट कर ली है, अभी हम तीसरी कविता पर आ गए हैं, अकाल और उसके बाद। किसमें आ गए हैं, अकाल और उसके बाद। कालिदास कविता हमने पढ़ लिया है और बादलों को घिरते देखा है कविता भी हमने पढ़ लिया है। अब तीसरी कविता है अकाल और उसके बाद।
अकाल और उसके बाद कविता के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ ले लेते हैं कि नागार्जुन जी की यह प्रसिद्ध कविता है जो 1952 में लिखी गई है। कब लिखी गई है? 1952 में लिखी गई है। यह कविता एक अकाल की घटना और उसके बाद की स्थिति का मार्मिक चित्रण करती है। यह जो कविता है, नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है कि अकाल का इसमें वर्णन होगा और उसके बाद के समय का निश्चित रूप से इसमें वर्णन होगा। तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि यह कविता एक अकाल की घटना और उसके बाद की स्थिति का मार्मिक चित्रण है। कविता की शुरुआत में नागार्जुन अकाल के दौरान त्रासदी को वर्णित करते हैं। अकाल के दौरान त्रासदी को वर्णित करते हैं। घर में चूल्हा नहीं जलता, चक्की उदास रहती है, यहाँ तक कि कुत्ते चूहे भी उदासी में डूबे हैं। इस भाग से कई दिनों तक वाक्यांश की पुनरावृत्ति से समय की धीमी गति और कठिनाइयों का अनुभव होता है। समय के धीमी गति और कठिनाइयों का अनुभव होता है। दूसरे भाग में अकाल के बाद की राहत का वर्णन किया गया। कविता दो भागों में बटी गई है एक तरह से। कौन से शब्द से? कई दिनों के बाद, यह शब्द से। पहले जब अकाल का दौर चल रहा था, उसके बाद अकाल के बाद जो राहत है उसका भी वर्णन किया गया है अकाल और उसके बाद कविता में। आगे देखते हैं। यहाँ कई दिनों के बाद वाक्यांश की पुनरावृत्ति से बेहतर समय का अनुभव और परिवार की आंखों में चमक दिखती है। यहाँ हिस्सा उम्मीद, राहत को दर्शाता है, जैसे कि अनाज का घर में आना, चूल्हे में धुआं उठना, कौवे की गतिविधियों में बदलाव। इस कविता में नागार्जुन ने केवल मानव पात्रों का ही नहीं बल्कि निर्जीव वस्तु जैसे जानवरों को भी मानवीय गुण दिए, जिससे अकाल की त्रासदी और उसकी राहत की अधिक गहराई महसूस किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ एक मोटी मोटी जानकारी हमने ले ली है अकाल और उसके बाद कविता के विषय में। अब हम आगे कविता को पढ़ेंगे। आगे है अकाल और उसके बाद कविता नागार्जुन जी की है। अब कविता देखते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों के भी हालत रही शिकस्त। यहाँ किस समय की बात हो रही है? अकाल के समय की बात हो रही, उस दौर की बात हो रही है जब अकाल था, घर में एक दाना नहीं था खाने को, चूल्हा रो रहा था, चक्की उदास थी, कानी कुतिया उसके पास कई दिनों तक भूखी प्यासी सो रही थी। ठीक है, आगे दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पंखे कई दिनों के बाद। और जब समय बदला, यानी अकाल का समय जब गुजर गया उसके बाद का समय नीचे की पंक्ति में दिया है कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पंखे कई दिनों के बाद। तो ये कविता बहुत ही छोटी है, तो यहाँ पे आपका अकाल और उसके बाद कविता समाप्त हो जाता है। इस प्रकार हमने 3 कविताएं नागार्जुन जी की यहाँ पे समाप्त कर ली है। अगले क्लास में हम और 3 कविताएं पढ़ेंगे जो कि यूजीसी के सिलेबस में दिया हुआ है। यूजीसी के सिलेबस में 6 कविता नागार्जुन जी की लगी हुई है, जिसमें से हमने यहाँ पे 3 कंप्लीट कर लिया है और आगे 3 कंप्लीट करेंगे दूसरे क्लास में। तो आपको अगर क्लास अच्छा लगा है, आप अगर अभी तक क्लास में बने हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा है, क्लास अच्छा लगा है तो आप एक लाइक जरूर कर दें। और जो बच्चे हिंदी साहित्य की पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है, तो उन्हें जरूर शेयर कर दे ताकि उनको कुछ फायदा हो, क्योंकि सारे लोग जो है कोचिंग के माध्यम से पढ़ाते हैं, पैसा लेकर पढ़ाते हैं, तो फ्री में ये कंटेंट उपलब्ध नहीं होता है। तो अगर जो बच्चे कोचिंग नहीं ले पाते हैं, ऐसे स्तर से जुड़े हैं कि कोचिंग नहीं ले पाएंगे, पैसे देकर नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो इन फ्री क्लासेस से अपना जीवन सुधार सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो इन बच्चों को जरूर शेयर कर दे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।